हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हाँ ठीक है, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है इस रैंकर सीरीज में। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। चलिए, इंडोक्राइन सिस्टम का हम प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और इंडोक्राइन में हमने बताया था कि कुछ तो हमने कर लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं बची हुई हैं। तो आज की क्लास में भी हम इंडोक्राइन के कुछ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड। चलिए आज हम देखिए एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड पूछ रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि, कहाँ पे स्थित है? एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे स्थित है? देखिए नाम से ही पता चला, एड का मतलब होता है ऊपर जुड़ा हुआ, किससे? रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ हिंदी में भी है, वृक्क का मतलब क्या है? किडनी। और अधि का मतलब क्या है? इससे जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर। तो अधिवृक्क जो ग्रंथि है वो कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन में पूछा है कि क्या ये लीवर में होती है, किडनी में होती है, किडनी के ऊपर होती है, या हार्ट में होती है, या फिर ब्रेन में होती है। चलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम पहले देख लेते हैं कि ये है कहाँ और इसका काम क्या है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, आप देखेंगे कि ये जो किडनी है ना, ये किडनी है। ये क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर ये जो टोपी है ना, ये टोपी, किडनी की टोपी, यही है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर आप देखेंगे तो छोटी सी किडनी की एक टोपी होती है। ठीक है, टोपी का मतलब यहाँ पे ये है कि किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके दो हिस्से होते हैं मेनली। ठीक है, उन दो हिस्सों में पहला हिस्सा तो है जो जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर होता है। कॉर्टेक्स का मतलब भी क्या? आउटर। जितने भी आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने नाम दे दिया कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा है इसको हमने बोल दिया एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये क्या है? एड्रिनल मेडुला। तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, एक हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है? लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन, कहाँ पे होता है? हमने भी बता दिया, आपको दिखा भी दिया कि ये कहाँ पे होता है। चलिए जवाब दीजिए इसका। चलिए, हाँ सही जवाब आ रहा है काफी बच्चों का। चलिए लीवर तो यहाँ पे गलत आंसर हो गया, हार्ट भी गलत है और ब्रेन भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी। ठीक है, हिंदी में अगर हम देख लें तो ये वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होता है, ना कि यकृत, हृदय और मस्तिष्क में। चलिए, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं एड्रिनल के बारे में। तो एड्रिनल का लोकेशन हमने बता दिया कि किडनी के ऊपर होता है। दूसरी चीज, जब हम एड्रिनल ग्लैंड को कट करके देखते हैं तो अंदर हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें क्या है, एक जो बाहर बाहर की तरफ आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये वाला जो है वो है एड्रिनल मेडुला। इतनी बात समझ में। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला ये कौन से हार्मोन्स बनाते हैं और उन हार्मोन्स का यूज क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस हार्मोन्स की कमी से और किस हार्मोन्स की अधिकता से कौन सी बीमारी हो रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड हार्मोन्स। तो ये जो है हमारा, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो आप देख रहे हैं कॉनिकल शेप, ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है, जो किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। चलिए, उसमें हमने आपसे बताया कि एक मेडुला पोर्शन होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स यानी आउटर, ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, उसमें मेनली तीन तरीके की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, कितने तरीके की? तीन तरीके की सेल होती हैं, जिनके नाम यहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश में दिए हुए हैं, आपको इंग्लिश में ही जानना पड़ेगा इसका, क्योंकि देखिए इनका जो खोज है वो मैक्सिमम जो है वो विदेशियों ने किया है, तो उनका नाम उन्होंने अंग्रेजी में रख दिया। अब उसको जब हम हिंदी में भी पढ़ते हैं ना तो ऐसे जोना ग्लोमेरुलोसा ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा नाम का एक सेल है। दूसरा सेल जो है वो जोना फेसिकुलेटा नाम से है। किस नाम से? जोना फेसिकुलेटा। तीसरा जो सेल है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन जो सेल होते हैं, तीन किस्म के सेल मेनली पाए जाते हैं किसमें? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। किसमें? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेनली तीन तरीके के सेल होते हैं।
अब ये जो तीनों सेल हैं इनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे जो हमारा आउटर सबसे सेल है, इस कॉर्टेक्स में भी सबसे आउटर जो सेल की लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, उसका काम होता है एल्डोस्टेरॉन को बनाना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए अभी हार्मोन्स है तो हार्मोन्स का नाम भी आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही एल्डोस्टेरॉन हम बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सॉल्ट हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्ट हार्मोन। चलिए, ये जो सॉल्ट हार्मोन है या फिर जिसको हम एल्डोस्टेरॉन के नाम से जानते हैं या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं, इस हार्मोन का काम मेनली होता है बीपी को मेंटेन करना। ठीक है, किस लिए होता है? बीपी को मेंटेन करना। ये चीज एकदम दिमाग में बिठा के रखिए कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का सेल है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सॉल्ट हार्मोन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका काम क्या होता है? बीपी को मेंटेन करना। ठीक है, अब बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम होता है इस हार्मोन का। दूसरा जो सेल है उसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा जो कि बीच में है, यह वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो बीच में है ये जोना फेसिकुलेटा। जो जोना फेसिकुलेटा है इसका काम होता है कॉर्टिसोल का सिक्रेशन करना। किसका? कॉर्टिसोल, जिसको हम शुगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुगर हार्मोन। शुगर हार्मोन आपको दिख नहीं रहा? चलिए 1 मिनट हम साइड हट जा रहे हैं, आप देख लीजिए पहले इसको। चलिए, जोना फेसिकुलेटा जो था वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल है इसको हम शुगर हार्मोन नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हार्मोन है इस हार्मोन का काम होता है मेंटेन ग्लूकोज लेवल। क्या? मेंटेन ग्लूकोज लेवल। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है उसका यूज होता है। ठीक है, बात समझ में? चलिए, उसके अलावा जो तीसरी चीज है हमारी, तीसरी जो सेल है उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस, जो जोना रेटिकुलरिस है ये हमारे कॉर्टेक्स की सबसे इनर सेल होती है, सबसे अंदर वाली सेल, और इसका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन। एंड्रोजन हार्मोन जिसको हम सेक्स हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेक्स हार्मोन को हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इस हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन आते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बनता है और एस्ट्रोजन जो है वो किससे बनता है? ओवरी से बनता है। तो ये जो जोना रेटिकुलरिस है ये क्या करता है? एंड्रोजन बनाने में हेल्प करता है। और ये जो एंड्रोजन है इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन। ओके, उसके अलावा हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारा जोना फेसिकुलेटा यानी कि जो कॉर्टिसोल है, इस कॉर्टिसोल हार्मोन को हम एक और नाम देते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? दूसरा इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। इसको बिल्कुल याद रखना आपको कि हमारा जो कॉर्टिसोल होता है उसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इन हार्मोन्स के कमी होने से या फिर इन हार्मोन्स के बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, तो एक सिंपल सी बात आप याद रखिए कि अगर पूरे एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन यानी कि पूरा इसका फंक्शन ही कम हो जाए, पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन कम हो जाए, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज। ठीक है, अगर हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है पूरी तरह से उसका जो है हार्मोन, तीनों हार्मोन यानी कि जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, हमारा कॉर्टिसोल है और एंड्रोजन, तीनों हार्मोन अगर कम हो जाए, और वो कम क्यों होंगे? जब पूरा एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन ही क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एडिसन डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज। चलिए, अगर हम बात करें कि यही हार्मोन बढ़ जाए
तो बढ़ने की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो बढ़ने की वजह से अगर हम देखें तो अगर हमारा जोना ग्लोमेरुलस यानी कि जो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, जिसको हम सॉल्ट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, अगर ये हार्मोन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कांस डिजीज। क्या बोलते हैं? कांस डिजीज। इस बात को याद रखना है कि अगर हमारा एल्डोस्टेरॉन या फिर सॉल्ट हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं कांस डिजीज। वही अगर हम बात करें कि जोना फेसिकुलेटा, जो कि क्या बना रहा था? कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज या फिर कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। अगर हमारा कॉर्टिसोल बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम कौन सी क्या कहलाती है? कुशिंग सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है। वही अगर जोनर रेटिकुलरिस बढ़ जाए तो इसको हम हाइपोगोनाइडिज्म के नाम से जानते हैं, सॉरी हाइपरगोनाइडिज्म। गोनाइड्स क्या होता है? टेस्टिस और ओवरी, उनका फंक्शन बढ़ जाना हाइपरगोनाइडिज्म कहलाता है। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन जब बढ़ते हैं तो अगर हमारा एल्डोस्टेरॉन बढ़ा है यानी कि सॉल्ट हार्मोन, तो वो बीमारी होती है कांस डिजीज। अगर हमारा कॉर्टिसोल यानी कि शुगर हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, अगर ये बढ़ गया हमारे शरीर में तो उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अगर ये दोनों हार्मोन कम हो जा रहे हैं एक साथ तो उसको हम बोलते हैं एडिशन डिजीज। यहाँ पे हमने लिख दिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन कम हो जाना क्या कहलाता है? एडिशन डिजीज कहलाता है। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा हमने देखा कि अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर इसका है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं इसको हम? कैटेकोलामाइंस। और कैटेकोलामाइंस के अंदर मेनली दो हार्मोन आते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है। इसको हम अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। ठीक है। एपिनेफ्रिन, PHRIN, एपिनेफ्रिन। और जो नॉन एड्रेनलिन है इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इस हार्मोन का अगर कोई फंक्शन पूछे क्या होता है, मेडुला जो हार्मोन है इसका अगर फंक्शन कोई पूछे कि क्या होता है इसका फंक्शन, तो हम बोलेंगे कि इसका फंक्शन जो होता है वो होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कराना। जैसे कि कहीं पे भी अगर कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो हमें फाइट फ्लाइट यानी कि उससे लड़ने के लिए, उससे भागने के लिए या फिर उसके सामने झुक के डर डर जाने के लिए, ये सारी चीज़ों का जो फंक्शन जो चेंज हो रहा है उस टाइम यही दोनों हार्मोन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, हमारी नर्वस सिस्टम की क्लास भी है उदित एकेडमी के ये यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ पे जितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब इसी से रिलेटेड हमारे आगे के प्रश्न भी हैं, तो अगर आपको ये स्लाइड जो है आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ही काम देने वाली है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जो हमारा स्लाइड है इसमें हमने मैक्सिमम चीज़ों का जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमने बता दी। तो आपको आगे के चल के जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं, जितने भी MCQ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पे क्या है, डिपेंड करेंगे। तो अब चलिए हम आगे का जो प्रश्न है वो सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एड्रेनलिन सीक्रेट फ्रॉम, चलिए आ गया ना पहला प्रश्न। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन अभी हमने बताया था कि ये सीक्रेट होती है कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला से। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, क्या थायराइड से हमने बताया था? नहीं। पिट्यूटरी से बताया था? नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से? नहीं। कॉर्टेक्स हमने 3 हार्मोन बताए थे जिसमें ये तो नहीं था। इसमें कौन कौन से हार्मोन हमने बताए थे बताइए? सॉल्ट हार्मोन, शुगर हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और तीसरा क्या था? सेक्स हार्मोन। ये 3 चीजें। एड्रिनल मेडुला से हमने बताया था कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये चीजें हमने बताई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्रेनलिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो एड्रिनल मेडुला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत, बाकी राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एड्रेनलिन मेडुला, ठीक है। हिंदी में देखिए अधिवृक्क मज्जा बोलते हैं उसको। और जो हमारा एड्रेनलिन सॉरी एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृक्क प्रतस्था, ठीक है, प्रांतस्था। चलिए बहुत कठिन होती है हिंदी, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ आप इससे देख लीजिए। बाकी पिट्यूटरी से तो इसका कोई लेना देना नहीं, पिट्यूटरी में क्या चीज़ें होती हैं हमने बता दिया आपको, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी। थायराइड भी हम बता चुके हैं आपको कि थायराइड वाले हार्मोन कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है। अब वो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। बाकी हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला भी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल इज कॉल्ड, हाँ शुगर हार्मोन को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, तब तक हम एक सिप वाटर लेके आते हैं। चलिए हाँ, चलिए मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चलिए अब इसको भी हम बता देते हैं। कॉर्टिसोल को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, हम सीधा सीधा इसका आंसर दे रहे हैं क्योंकि हमने अभी बहुत बार इसको भी रिपीट किया है। तो स्ट्रेस हार्मोन हम बोलते हैं किसको? कॉर्टिसोल को। यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और मिल्क हार्मोन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। हिंदी में अगर जाने तो तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं, बाकी तीन हार्मोन जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एडिसन डिजीज क्या है, ये भी अभी हमने आपको बताया। चलिए ये वाली स्लाइड आप देखेंगे तो आप शायद बता सकते हैं कि एडिसन डिजीज क्या होता है। एडिसन डिजीज क्या होता है? अब ऑप्शन देख लीजिए आप। एडिसन डिजीज क्या है? क्या कॉर्टिसोल के बढ़ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है इसको हम एडिसन नाम से जानते हैं? क्या डिफिशियंसी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पूरे हार्मोन की? क्या इंसुलिन बढ़ जाता है इस बीमारी में? या फिर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है इस बीमारी में? बताइए। देखिए ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना अगर एडल्ट में हम बात करें तो एक्रोमेगैली कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एक्रोमेगैली। अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो इंसुलिन बढ़ने की वजह से क्या होगा? इंसुलिन बढ़ जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होगी, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है? एक्सेस कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाना कहलाता है कुशिंग सिंड्रोम। क्या कहलाता है? कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाए तो वो कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। आखिरी ऑप्शन हमारा बचा डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि इसमें तीनों हार्मोन्स जो हैं उनकी कमी हो जा रही है, तो इसी को हम बोलते हैं एडिसन डिजीज, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत, ठीक है। तो हमारा जो अधिवृक्क प्रांतस्था के हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उनकी कमी हो जाना क्या कहलाता है? एडिसन डिजीज कहलाता है। चलिए तो ये तीन ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? अभी हमने इसके पिछले स्लाइड में ही बताया कि कुशिंग सिंड्रोम क्या है, बताइए। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? बताइए कुशिंग सिंड्रोम क्या है? चलिए कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो कॉर्टिसोल के एक्सेस हो जाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं
बाकी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी जो है एडिशन में आती है। ये जो अगर ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन भी होगा, थायरोक्सिन का बढ़ जाना। थायरोक्सिन का बढ़ जाना यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसकी प्रॉब्लम से क्या कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग डिजीज होती है? नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जीएच की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेंक्रियाज एक्टज, पेंक्रियाज जो है वो कैसा काम करता है? क्या वो इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है? अब इंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि पेंक्रियाज। देखिए ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेंक्रियाज है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका पेंक्रियाज। अब ये पेंक्रियाज जो है ये पूछ रहा है कि क्या ये इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन की तरह काम करता है या फिर दोनों की तरह काम करता है या फिर कोई ग्लैंड नहीं है ये। देखिए पेंक्रियाज हमने आपको पहले ही बताया था कि ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। और ऐसा इसलिए है कि इंडोक्राइन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि ऐसे ग्लैंड जिनसे सिक्रेट होने वाले कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी कंटेंट अगर उनसे सिक्रेट होकर सीधे ब्लड में मिक्स हो जा रहा है, सीधे ब्लड वेसल्स में चला जा रहा है, खून के साथ मिक्स हो जा रहा है, तो वो कहलाता है इंडोक्राइन। लेकिन अगर कोई भी सिक्रीशन उसी ग्लैंड से या फिर दूसरे ग्लैंड से कोई भी सिक्रीशन कोई भी कंटेंट सिक्रेट होके पहले जा रहा है, एक डक्ट के थ्रू होते हुए जा रहा है, किसी नली के थ्रू होके जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो है ना, ये देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये क्या है? एक नली है। ये क्या है? एक नली है। ये जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ग्लैंड है, जो येलो कलर की ग्लैंड आपको दिख रही है, ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन है। और एक्सोक्राइन ये इसलिए क्योंकि ये एक एक नली से जुड़ी हुई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये सारी ग्लैंड जो है वो एक नली से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कैसा काम कर रहा है? ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है। लेकिन आप जो स्काई ब्लू कलर में ग्लैंड देख रहे हैं, ये वाला ग्लैंड जो है, ये देख रहे होंगे कि सीधे यहाँ से प्रोडक्ट बन के ब्लड वेसल्स में चला जा रहा है। ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ से प्रोडक्ट बना सीधे कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में चला गया, तो वो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन हो गया। तो ये जो पेंक्रियाज है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है इस पूरे पेंक्रियाज का 99% जो होता है वो तो एक्सोक्राइन होता है। यानी कि ऐसा काम जो जिसमें एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस बनता है और वो किसी डक्ट के थ्रू होकर जाके खाने में मिक्स होता है, जिससे खाने का डाइजेशन होता है, खाना पचता है। ठीक है, जिसमें कुछ एमाइलेज होते हैं, प्रोटीज होता है, जो भी अपने जो डाइट लेते हैं उसको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम निकालना किसका काम होता है? हमारे पेंक्रियाज का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा जो इंडोक्राइन फंक्शन इसकी हम बात करें तो इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन में टोटली इस पूरे पेंक्रियाज के 1% जो काम होता है वो हमारे इंडोक्राइन में होता है, जो किस कहाँ पे होता है? इसके टेल में। इसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज का टेल। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस। जो हमारा इंडोक्राइन फंक्शन होता है इसको हम लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अगर आप नहीं जानना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर जान भी लेंगे तो अच्छी चीजें हो सकता है, पूछ दे प्रश्न में कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो पेंक्रियाज का इंडोक्राइन सेल होता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए ये 1% होता है। अब इस 1% जो हमारा इंडोक्राइन फंक्शन है जिसमें हार्मोन्स बनते हैं, उस 1% में हम देखेंगे कि कौन कौन से सेल होते हैं। तो पेंक्रियाज के इंडोक्राइन यानी कि 1% पोर्शन में जो हार्मोन्स बनाते हैं उसमें 4 सेल में देखने को मिलते हैं। 4 सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है, और उसके बाद पीपी सेल। इसको सॉरी ये डेल्टा सेल है। अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल 4 सेल होते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा अल्फा सेल है ये बनाता है ग्लूकागॉन। ये क्या बनाता है? ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन जो है ये क्या करता है? ग्लूकागॉन जो है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये शुगर या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। किस में बढ़ाता है? ब्लड में बढ़ाता है। लेकिन वही इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है कि कम करता है किसको? ग्लूकोज के लेवल को।
ग्लूकोज लेवल जो है वो कम करता है इंसुलिन, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कैसे कम करता है अभी हम उसको आगे देखेंगे। उसके अलावा जो हमारे ये दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों का काम क्या होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करना। इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मेनली हम देखेंगे किसको, अल्फा सेल और बीटा सेल को। और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती है जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और जो हमारा बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, और दोनों मिलकर क्या कर उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ हो गया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए या फिर डायबिटीज मेलाइटस यानी कि मधुमेह जो बीमारी होती है ना, वो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक प्रश्न हम करते हैं इसे, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो है वो किससे सिक्रेट होता है, क्या वो अल्फा सेल से होता है, क्या वो बीटा सेल से होता है, क्या वो डेल्टा सेल से होता है, या पीपी सेल से होता है। अभी हमने आपको बताया होता तो पैंक्रियाज से ही है, लेकिन पैंक्रियाज में भी हमने बताया कि 1% इंडोक्राइन फंक्शन होता है, यानी कि पूरे पैंक्रियाज का 1% होता है जो हार्मोन बनाता है। उस 1% में भी, पूरे पैंक्रियाज के 1% में भी 4 किस्म के सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल। उसमें से हमने आपको बता दिया कि अल्फा का काम ग्लूकागॉन बनाना, बीटा का काम इंसुलिन बनाना, डेल्टा का काम क्या था, सोमेटोस्टेटिन बनाना, और पीपी का काम क्या था, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाना। तो ये 4 चीजें हमने आपको बता दी। तो इसमें पूछ रहा है कि इंसुलिन किससे बनता है, अल्फा से तो ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकेगॉन। तो जब अल्फा से ग्लूकेगॉन है तो बीटा से क्या था, इंसुलिन था, बीटा से क्या था, इंसुलिन। तो अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पूछा क्या है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है, तो इंसुलिन जो है सिक्रेट होता है बीटा सेल से, ठीक है। इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है, किससे स्रावित होता है, तो वो बीटा सेल से होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन करता क्या है, किसको बढ़ाता है, ग्लूकागॉन किसको बढ़ाता है, क्या वो ब्लड में शुगर को बढ़ाता है, क्या वो कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, क्या वो बॉडी में वाटर को बढ़ाता है, या फिर आयोडीन को बढ़ाता है। चलिए जवाब दीजिए इसका फटाफट। ग्लूकागॉन जो है वो किसको इंक्रीज करता है, यही बात ये पूछ रहा है। चलिए ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है। बाकी यहाँ पे कैल्शियम वाटर और आयोडीन से कोई लेना देना इसका नहीं। तो रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ाता है, ना कि कैल्शियम जल और आयोडीन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटस क्या है, किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर शुगर लेवल जो है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है। चलिए टीएसएच की डिफिशियंसी, पहला ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं, क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की डिफिशियंसी से होता है, नहीं। इसकी अगर कमी होगी तो वो प्रॉब्लम कहलाती है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कहलाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा कह रहा है क्या जीएच की यानी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी, ग्रोथ हार्मोन की कमी कहलाती है ड्वार्फिज्म। क्या कहलाती है, ड्वार्फिज्म। क्या ग्लूकेगॉन की कमी से होगा, ग्लूकेगॉन कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकेगॉन क्या कर रहा था, ग्लूकोज के लेवल यानी शुगर के लेवल को बढ़ा रहा था। तो यहाँ इसकी कमी है, डेफिशिएंसी, आप देख रहे हैं कि इसकी कमी हो रही है। तो इसकी कमी से तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि इंसुलिन की कमी, हाँ इंसुलिन की कमी, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा था, ये शुगर को कम कर रहा था। अब ये इंसुलिन जो है ये खुद कम हो जाएगा तो शुगर क्या होगा, जब इंसुलिन खुद कम हो जाएगा तो शुगर बढ़ेगा। तो जब शुगर बढ़ेगा यानी ग्लूकोज बढ़ेगा तो वही एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस।
ठीक है। तो ऑप्शन ए यानी कि इंसुलिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। चलिए एक चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, अभी हमने पढ़ा ना मधुमेह की बीमारी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, जिसको हम एक को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब क्या अंतर है दोनों में? देखिए दोनों ही प्रॉब्लम में हो रही है क्या, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज का मतलब है शुगर का लेवल बढ़ जाना, शुगर का लेवल बढ़ जाना, और किसके अंदर, ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? हमारे ब्लड में शुगर है, ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर जा रहा है, वो सारे टिश्यू के पास जा रहा है, सारे सेल्स के पास जा रहा है, और सेल क्या कर रहे हैं, उस शुगर को खा खा के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल हैं, जितने भी टिश्यू हैं, उनको एनर्जी के लिए शुगर चाहिए ही चाहिए। तो जब वो सेल के पास जाते हैं तो उन शुगर के साथ साथ इंसुलिन भी जाता है, ठीक है। शुगर के साथ कौन जा रहा है, इंसुलिन जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये शुगर है, और यहाँ पे ब्लू कलर में हम दिखा देना कि मान लीजिए ये क्या हमारा इंसुलिन है। तो जब इंसुलिन जाके जब सेल के पास जाता है तो सेल के पास 2 रिसेप्टर होते हैं, 2 चैनल होते हैं, ऐसा समझ लीजिए 2 चैनल होते हैं। एक चैनल जो होता है इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर। ऐसा समझिए कि ये ताला लगा हुआ है और इसके लिए इंसुलिन चाबी का काम करता है, कि जैसे ही उस ताले के पास इंसुलिन आएगा, इंसुलिन उससे जुड़ेगा, उससे जुड़ते ही ये जो हमारा ग्लूकोज चैनल है ये खुल जाता है। जब तक इंसुलिन यहाँ पे आके इससे जुड़ेगा नहीं तब तक हमारा ग्लूकोज चैनल खुलेगा नहीं। और जब ये ग्लूकोज चैनल खुल जाता है तो ये जो शुगर बाहर पड़े थे वो शुगर चले जाते हैं सेल के अंदर, सेल इसको खा के क्या करता है, अपना एनर्जी बढ़ाता है और उससे काम करता है। लेकिन अगर वही हम कह दें, वही हमने क्या किया कि जो हमारा चाबी था यानी कि हमारा इंसुलिन जो था, इंसुलिन है ही नहीं, अब इंसुलिन की कमी हो गई हमारी बॉडी में, इंसुलिन कम हो गया। जब इंसुलिन सेल तक नहीं पहुंचेगा, इंसुलिन इस सेल तक नहीं पहुंचा, तो जब इस ताले में चाबी लगी ही नहीं तब तक ये चैनल खुलेगा नहीं। बात समझ आई? जब तक उस ताले में चाबी यानी कि इंसुलिन जब तक नहीं लगेगा, इंसुलिन जो है जब तक जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, उससे जुड़ेगा नहीं, तब तक ग्लूकोज चैनल खुलेगा नहीं। और जब तक ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा, ये ग्लूकोज जो है वो ऐसे ही ब्लड में बहता रहेगा, वो टिश्यू, कोई भी टिश्यू उसको खा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब टिश्यू नहीं खा पाएगा, जब टिश्यू उस शुगर को नहीं खा पाएगा, तो वो शुगर जो है वो क्या करेंगे, बॉडी में हमारे ऐसे ही ब्लड के साथ बहते रहेंगे, और धीरे धीरे उनका लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ता जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो इसका मतलब कि हमारे टिश्यू को एनर्जी नहीं मिल रही है, और यही बीमारी होती है शुगर। तो यहाँ पे टाइप 1 में जो है, टाइप 1 में ये कह रहा है कि इंसुलिन की कमी हो जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ताला तो है लेकिन चाबी इसके पास नहीं दिख रही है। तो जब तक चाबी आएगी नहीं चैनल खुलेगा नहीं, और चैनल खुलेगा नहीं तो ये ग्लूकोज जो है वो ऐसे ही ब्लड में बहते रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसुलिन तो है, यहाँ तो इंसुलिन है, लेकिन इंसुलिन जो है जिस ताले में लग रहा था वो ताला खराब हो चुका है, जिस ताले में इंसुलिन को लगाना था वो ताला ही खराब हो गया। अब इंसुलिन जा रहा है उसके पास, हम चाबी लगा रहे हैं लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा, ताले के लिए वो चाबी कह रहा है कि नहीं ये चाबी दूसरी है। तो जो रिसेप्टर था इंसुलिन का वो डैमेज हो गया है, अब वो कह रहा है कि हम इसको पहचान ही नहीं रहे इंसुलिन को। तो अब इंसुलिन भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये चैनल जो है ग्लूकोज का वो नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि इंसुलिन को जहाँ पे जाके फिट होना था वो तो इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते इनको ये कौन है, और जब तक हम इनको पहचानेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे इंसुलिन के होते हुए भी, यहाँ पे इंसुलिन के होते हुए भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज मेलाइटिस हो रही है, शुगर ऐसे ब्लड में बहता जाएगा। तो यहाँ पे इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 कहते हैं, ठीक है। अब अंतर दोनों में ये है कि एक में इंसुलिन है ही नहीं और एक में इंसुलिन होते हुए भी काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका रिसेप्टर खराब हो गया। तो ये जो टाइप 1 है इसको हम बोलते हैं IDDM,
और इसका मतलब होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब ये है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अगर किसी को हुआ है, ये वाली शुगर की बीमारी किसी को हुई है, तो उसको हम अगर बाहर से इंसुलिन देंगे, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमने चाबी दे दिया बाहर से, ये ताला खुल गया, और ताला खुला तो इसने क्या किया, इस रिसेप्टर को भी खोल दिए। ठीक है, तो ये जो चैनल था वो खुला, और जैसे ही चैनल खुला शुगर सारा सेल के अंदर चला गया, धीरे धीरे शुगर का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में टाइप 1 में हम इंसुलिन दे के उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बीमारी है, इसके अंदर खुद इंसुलिन भरा पड़ा है, इंसुलिन को पहचान ही नहीं पा रहा, तो अगर हम बाहर से इंसुलिन दे भी देंगे तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम में जब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो, तो यहाँ पे इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता है, इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं NIDDM, और इसका मतलब होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब कि इसमें इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंसुलिन तो है लेकिन उसका रिसेप्टर ही खराब हो गया, ताला ही खराब हो गया, तो चाबी रह के क्या करेगी। बात समझ में आई। तो ये हमने दो टाइप्स के बता दिए, और इसी से रिलेटेड हम अगला प्रश्न अपना करने वाले हैं। ये पूछ रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो किसकी वजह से हो रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। क्या ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, यानी कि ताला खराब होने से हो रही है, जो उसके रिसेप्टर उसके खराब होने से हो रही है। दूसरा कह रहा है कि ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बना रहा था, जो इंसुलिन को बना रहा था वो सेल ही खराब हो गया। हमने बताया था ना कि इंसुलिन पैंक्रियाज में बीटा सेल से बनता है, तो बीटा सेल ही खराब हो गया, ऐसा कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ज्यादा मोटापा की वजह से हो रहा है, और चौथा कह रहा है कि ये टेम्परेरी बीमारी, ये सही हो जाएगी। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए आप। चलिए देखिए, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट हुआ है, रेजिस्टेंस है, यानी कि जो रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन को पहचान नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे टाइप 2 में, टाइप 2 में, क्योंकि इसमें इंसुलिन देने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बन चुका है कि इंसुलिन होते हुए भी उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है किसका, बीटा सेल का, और जब बीटा सेल खराब हो जाएगी तो इंसुलिन जो है वो बनेगा ही नहीं, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो इसकी कमी होगी। तो इंसुलिन की कमी यानी कि इंसुलिन का एब्सेंस हो जाना, उसका खत्म हो जाना, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। ठीक है, ये हमने आपको यही बताया ना कि इसमें देखिए, इसमें इंसुलिन है ही नहीं, इसमें तो इंसुलिन है ही नहीं, तो इंसुलिन ना हो पाना, इंसुलिन की कमी हो जाना, या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाना कहलाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो बीटा को इसका जो है उसका क्या हो रहा है, नष्ट हो जाना, और किसकी वजह से, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाली, हमारे शरीर में शरीर की रक्षा करने वाली जो इम्यूनिटी होती है, जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल हमने जो है 10 प्रश्न कर ली यहाँ पे, और आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और अभी डायबिटीज मेलाइटिस खत्म नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड हम और भी प्रश्न करेंगे अपनी अगली क्लास में। चलिए अभी के लिए तो इतना ही, थैंक यू सो मच।